नमस्कार। राम राम सभी भाइयों को। आज हम बात करेंगे लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड की। लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के अब मात्र 2 महीने बचे हैं अपने पास। किस तरह अपने तैयारी करनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या हमें पढ़ना है। फर्स्ट पेपर की भी बात करेंगे, दूसरे सेकंड पेपर के सब्जेक्ट की भी बात करेंगे। किस तरह अपने लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के अंदर सिलेक्शन ले सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए ऐसा जिससे हमारा थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन में सिलेक्शन हो जाए। समय कम है, पढ़ने का मैटर बहुत ज़्यादा है, उसको कम समय में कैसे निपटाया जाए, इसी के बारे में आज हम पूरा विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो सभी तैयार हो, बातचीत करते हैं अपने। और एज ए दोस्त, एज ए बड़ा भाई, एज ए छोटा भाई, किसी भी तरह मैं आपको समझाना चाहता हूँ, कोई गलती हो तो माफ़ी है आपसे। लेकिन जो पैटर्न है, किस तरह अपने को पेपर करना है, जैसे 2022 का किस तरह का पेपर आया, क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, उसको ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको पूरा का पूरा विस्तार से समझाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं अपने लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के बारे में चर्चा। तो अपने लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के अंदर 1 मिनट लेना चाहूंगा, कॉल आ रहा है। जीतराम जी, खजवाड़ी तो एक काम करया कि आपने थे स्टूडियो आ जाओगे, नहीं जो कि मस्जिद वहाँ गए, मस्जिद वहाँ गए थोड़ा सा आगे आयो जना, गली मुड़ सी पाउंड डेरी हूँ थोड़ी सी अगली साइड भी गली में आ जाए। बट हम फोन कर दिया बठार 15-20 मिनट में, ठीक है। ठीक। तो चलो शुरू करते हैं अपने लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के बारे में। पहले तो अपने को यह देखना है कि लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का पेपर लेने वाली संस्था कौन सी है। तो संस्था अपने पास रहेगी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा यह पेपर आयोजित करवाया जाएगा। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा हमारा जो पेपर है वो लिया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, ये अपनी भर्ती थी, अपने फार्म के समय जब निकला था ये भर्ती का प्रोसेस था। क्या हो रहा है ये? तो ये अपने 548 पोस्टें हैं जिसके ऊपर भर्ती होनी है, जिसमें अपने नॉन टीएसपी की 483 है और 65 आपके नॉन टीएसपी एरिया की है। चलो इन सबको तो आपने देख लिया, अपने अपने सिलेबस की तरफ चलते हैं। सिलेबस में क्या कुछ है, अपने को कैसे पढ़ना है, उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। ये अपना सिलेबस है। तो पहले तो अपने को ध्यान में है कि हमारा पेपर है वो 27 जुलाई को होना है। जो लाइब्रेरियन का थर्ड ग्रेड का एग्जाम है वो 27 जुलाई को होना है। उस पेपर में दो पेपर, उस पेपर में दो पारियों में पेपर होंगे, एक तो पहला पेपर होगा, एक दूसरा पेपर। दोनों पेपरों में आपको 40-40% लाने जरूरी है। जैसा कि सेकंड ग्रेड में जब लाइब्रेरियन का एग्जाम हुआ था तब बहुत सारे बच्चों का पहला पेपर पास नहीं हुआ।
तो दोनों पेपर में आपको बराबर पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि एक में अपने को ज्यादा पढ़ लिया और एक में कम पढ़ लिया तो मामला खराब हो जाएगा। दोनों को बराबर टाइम देके बराबर पढ़ना है, ताकि दोनों में अगर हम पास होंगे पहले पेपर में, तब हमारे दूसरे पेपर की कॉपियां चेक होगी। तो ये ध्यान में रखते हुए अपने को पहला पेपर किस तरह पास कर सकते हैं, कैसे उसको पढ़ा जाए, दोनों में 40-40% कैसे आए, हालांकि किस तरह जीके को पढ़ा जाए जिससे हमारे पहला पेपर भी आसानी से निकल जाए और दूसरे पेपर में भी हमें कितना टाइम देकर दूसरे पेपर में भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे, इसके लिए हम अब चर्चा करेंगे। तो हमारा जो पेपर है उसमें आपको ये देखो लिखा हुआ है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क शेल बी 40%, मतलब 40% नंबर आपको लाने जरूरी है। अगर 40% जर्नल का जो है, जर्नल ओबीसी उनके लिए 40% है, और जो SC ST के है उनको 35% है। उसके बाद देखो 5% का रिलैक्स दिया गया है, जो कौन के शेड्यूल कास्ट SC के और ST के उन बालकों को 5% की छूट दी गई है। अब बात करते हैं पेपर शेल इंक्लूडिंग फॉलोइंग सब्जेक्ट। अब जो पहला पेपर दे रखा है उसमें आपको दे रखा है जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। मतलब बात करें तो इसके अंदर मतलब इसमें कोई आपको पॉइंट नहीं दिए हुए कि जीके इतिहास के अंदर क्या पढ़ना है, कल्चर के अंदर क्या पढ़ना है, जियोग्राफी के अंदर क्या पढ़ना है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर क्या पढ़े, इसने तो हमें टॉपिक वाइज कुछ दिया नहीं। लेकिन अगर बात करें तो पहले देखते हैं जियोग्राफी, राजस्थान की जियोग्राफी। मतलब राजस्थान की जियोग्राफी में अगर पॉइंट ले तो शुरू में अपने को राजस्थान की सामान्य जानकारी, क्या क्या चीजें पढ़े उसमें, जैसे अपने अक्षांश देशांतर देख लिए, राजस्थान की लंबाई चौड़ाई देख ली, राजस्थान किस गोलार्ध में वो देख लिया, राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन कौन से, किन राज्यों के साथ राजस्थान की सीमा लगती है, कौन कौन से राजस्थान के जिले सीमा, मतलब बेसिक जानकारी वो हो गई। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 जियोग्राफी के अंदर मिलता है भौतिक, अपना भौतिक जो भाग है राजस्थान का भौतिक प्रदेश, उसके बारे में कितने भौतिक भागों में बांटा गया, किस भौतिक भाग का कितना प्रतिशत है, कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, कौन सा जिला किस भौतिक प्रदेश के अंदर आता है ना। ये सारी चीजें अपने को देखनी पड़ेगी। चोटियां कौन कौन सी, जैसे सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा था, चोटियों वाला, खो और दरीबा वाला पूछा था, उत्तरी अरावली की चोटियां। तो भौतिक प्रदेश से 1-2% आपको देखने को मिलेंगे। भौतिक प्रदेश के बाद अगर अपने बात करें, भौतिक प्रदेश की बात करें तो अपने पढ़ सकते हैं जलवायु और मानसून वाला पढ़ सकते हैं, वहां से भी प्रश्न बनते हैं। जलवायु का प्रश्न बन जाएगा, मानसून का प्रश्न बन जाएगा, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। उसके बाद अपने को पढ़ना है जैसे जनसंख्या पढ़नी है, जनसंख्या का टॉपिक आपको पढ़ के जाना, जहां से हर एग्जाम में प्रश्न आते हैं। जनसंख्या के बाद अगर अपने बात करें कृषि का टॉपिक, कृषि का प्रश्न आता है। कृषि के बाद अगर बात करें, कृषि के देखने के बाद परिवहन का प्रश्न भी पूछ लेता है, परिवहन भी पढ़ के जाना है। परिवहन के बाद खनिज पढ़ के जाने हैं। खनिज के बाद राजस्थान की विद्युत जो आपके बोलते हैं विद्युत योजनाएं कौन कौन सी है, कहाँ पे कौन सा प्लांट लगाया गया, उससे भी प्रश्न पूछा जाता है, वो भी आपको पढ़ना है। उसके बाद राजस्थान की अगर सेकंड ग्रेड के अंदर जैसे पशुओं का पूछा था तो पशु गणना भी अपने को पढ़नी है, वन पढ़ना है, वन्य अभ्यारण्य पढ़ने हैं। उसके बाद अगर बात करें तो राजस्थान में उद्योग पढ़ने हैं। तो बेसिकतः 16 से 17 टॉपिक बनते हैं राजस्थान भूगोल के, वो बेसिक टॉपिक अपने को पढ़ के जाने। तो वहां से भूगोल के अंदर क्वेश्चन देखे ना अपने, जैसे पिछली बार देखें तो 18 से 19 क्वेश्चन अपने भूगोल के अंदर पूछे गए थे। तो भूगोल को अच्छी तरह से पढ़ना है, भूगोल को अच्छे से पढ़ना है। डेली अगर अपने 1 से 1.5 घंटे भूगोल को पढ़ते हैं तो अपने को यहाँ अपने अच्छे नंबर भूगोल के अंदर कवर कर सकते हैं। 17 से 18 या 18 से 19 क्वेश्चन आपको यहाँ से भूगोल के अंदर देखने को मिलेगा। तो भूगोल के बाद हिस्ट्री दे रखी है, राजस्थान की हिस्ट्री में अगर आपको ढंग से पढ़ना है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको 10वीं और 9वीं की किताब, 9वीं और 10वीं किताब, 9वीं में तो अपने आंदोलन वगैरह सारे हैं, राजस्थान के व्यक्तित्व सारे हैं। 10वीं की किताब में राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान के पर्यटन स्थल है, किले वगैरह दे रखे हैं, कला संस्कृति के टॉपिक दे रखे हैं। तो 9वीं और 10वीं किताब, और हो सके तो आप 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं ये किताबें पढ़ लो। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें जो पढ़ाई करनी है ना, पढ़ाई वो अपने करने का तरीका अपने पास ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। मतलब हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें, एनसीईआरटी की बुक, यहाँ से अपने को शॉर्ट रूप में नोट्स बनाते बनाते पढ़ लेना है। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, आप जब किताब पढ़ते हो तो उसको अंडरलाइन करते जाइए। प्लस आपके पास एक प्रीवियस ईयर की बुक होनी चाहिए जो अभी तक क्वेश्चन पूछे जाए। दिशा ले सकते हो, मूमल की बुक आती है। मेरा ये मानना है कि ये बुक आपके पास होनी चाहिए। जब भी आप टॉपिक पढ़ते हो तो उससे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालो, तो वो आपकी बहुत हेल्प करेगी। और
आज का पेपर में ट्रेंड चल रहा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, खासकर जीके के अंदर। तो हिस्ट्री के अंदर अगर आपको ज्यादा ध्यान रखना है ना, तो आधुनिक इतिहास के अंदर ध्यान रखना है। आधुनिक इतिहास के अंदर जैसे टॉपिक हो गए अपने, सबसे पहले 1857 की क्रांति, क्रांति के बाद अपने किसान आंदोलन, किसान आंदोलन के बाद अपने प्रजामंडल, प्रजामंडल के बाद अपने जनजातीय आंदोलन, जनजातीय आंदोलन होने के बाद जैसे एक टॉपिक रह गया एकीकरण का। ये अपने को 6 से 7 बिंदु यहाँ से आधुनिक से, और आधुनिक के कम से कम 7 बिंदु से आप मान के चलना 6 से 7 क्वेश्चन आपको कवर हो जाएंगे। इतने टॉपिक 7 टॉपिक याद करने। इतिहास में देखो, इतिहास के अगर अपनी बात करें, इतिहास का बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इतने राजवंश है। अब आप उसको कैसे पढ़ते हैं, किस नजरिए से पढ़ते हैं, वो एक समझ होनी चाहिए। मैं जब भी पढ़ता हूं तो मेरा ये मानना है कि इतिहास के अंदर अपने को प्रमुख प्रमुख जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उन राजाओं को एक बार अच्छे से याद कर लो, उन वंशों को अच्छे से याद कर लो, है ना। उसके बाद जैसे मेवाड़ का अगर अपने इतिहास पढ़ रहे हैं तो कुंभा पढ़ लो, सांगा पढ़ लो, रतन सिंह पढ़ लो, प्रताप पढ़ लो, है ना, राज सिंह पढ़ लो। यहाँ से प्रश्न ज्यादातर पूछे जाए। बाकी इतिहास के आजकल क्या है, इतिहास में प्रश्न बहुत कम देने लगे बोर्ड वाले। इतिहास से कोई 2-3 क्वेश्चन, इतने राजवंश है उसमें से मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन आएंगे आपके। तो उसकी जगह अपने को आधुनिक इतिहास में ज्यादा ध्यान रखना है। 6 से 7 क्वेश्चन वहां से आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन इधर से आ जाएंगे, मतलब 10 से 1 क्वेश्चन इतिहास के आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद टॉपिक रहेगा राजस्थान का कल्चर, राजस्थान की कला और संस्कृति। खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अधीनस्थ बोर्ड का कला और संस्कृति और भूगोल पे ज्यादा ध्यान रहता है। तो इन चीजों, कला और संस्कृति को अपने को अच्छे से ध्यान में रख के पढ़ना है। कला संस्कृति में टॉपिक जैसे त्योहार हो गए उसको पढ़ना है, राजस्थान की लोक गायन शैलियां हो गई, लोक नृत्य हो गए, कौन कौन सी जनजाति लोक नृत्य करती है। उसके बाद राजस्थान की हस्तकलाएं हो गई, चित्रकला हो गई, राजस्थान के अपने महल हो गए, दुर्ग हो गए, बावड़ियां हो गई, किले हो गए। किले मुख्यतः कौन सी पहाड़ी पे है, कौन सा किला किस जिले में है। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन, कौन सा महल किस किले के अंदर है, तो कौन सा किला है वो जल दुर्ग है ना, कौन सा पारिक दुर्ग है, किसको जमीन का जेवर बोलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन अपने को तैयार करने हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। उनको प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है। कला संस्कृति में तो ये कुल मिला के मेरे हिसाब से आपके यहाँ से आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ज्योग्राफी, आपका इतिहास और कला संस्कृति, ये लगभग 40 क्वेश्चन को आपको 38 से 40 क्वेश्चन यहां से कवर हो जाएंगे आपके। तो उसके बाद करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, राजस्थान का करंट अफेयर मतलब बेसिक अगर पकड़े तो 5 से 6 महीने का करंट आप तैयार कर सकते हो। मतलब जुलाई में पेपर है तो दिसंबर से जुलाई के बीच जो भी कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई, किसको कौन कौन से पुरस्कार मिले, राजस्थान सरकार के जो प्रमुख घटनाएं हैं, कौन कौन से घटनाएं हुई। अभी जैसे ये ट्रेंड में अपने राजस्थान में बीकानेर के अंदर पलाना क्षेत्र में मोदी जी आए थे, तो ये भी प्रश्न अब आने वाला प्रश्न है, यहाँ से भी प्रश्न बनेगा। तो करंट के, मेरा तो ये मानना है करंट के आप बेसिक प्रश्न तैयार कर लो, है ना। करंट के बेसिक क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। उसके बाद मतलब करंट के 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे तो 6 से 7 क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हो। उसके बाद जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, ये बड़ी समस्या है यहाँ पे कि विश्व का और भारत का जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में मतलब भारत का अगर पढ़े तो भारत में प्रमुखतः भौतिक प्रदेश से प्रश्न पूछ लेते हैं, है ना। भौतिक प्रदेश का हो गया, भूगोल का प्रश्न हो गया। और उसके बाद अपने भारत के अंदर बात करें तो अपने जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड ऑफ इंडिया में मतलब भारत का भूगोल हो गया। भारत का इतिहास के तो क्वेश्चन पूछते नहीं है, नए भारत की राजनीति के प्रश्न पूछते हैं, मतलब भूगोल से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। उसके बाद अगर बात करें जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड का, विश्व का, जैसे जलप्रपात है, महासागर है ना, कौन कौन सा, जैसे आपके इसमें विश्व के इतिहास में जैसे पिछली बार संधि का पूछा गया, वर्साई की संधि, वो पूछा गया था, तो वो आपको आना चाहिए, है ना। महाद्वीप है, महासागर है, ये आपको विश्व इतिहास के अंदर बेसिक जो, जैसे महाद्वीप हो गए, महासागर हो गए। उसके बाद आप देख सकते हो कि जलप्रपात हो गए, है ना, कौन सी लंबी नदी है, कौन सी विश्व में सबसे चौड़ी, अफवाह की दृष्टि से सबसे चौड़ी नदियां, तो नदियां हो गई, जलप्रपात हो गए। तो ऐसे बेसिक आप, इसके लिए मेरे हिसाब से लूसेंट किताब आती है, वो सबसे बेस्ट है। विश्व इतिहास को आप लूसेंट से पढ़ सकते हो। और भारत का सामान्य जानकारी भारत के बारे में पूछ सकते हैं आपसे, भारत के भौतिक प्रदेश से पूछ लिया, है ना, भारत। और तो भारत से आपके भूगोल के अंदर कुछ 2-3 टॉपिक और कोई पूछ लिया, महासागरों से पूछ लिया, भारत के महासागर से पूछ लिया, है ना। और एशिया महाद्वीप के बारे में पूछ सकता है। तो ऐसे भारत से आपके 30 मतलब 40 ये हो गए। और लगभग
हेलो हेलो सिद्धो। अरे भी इन्हें गली मुड़े ने। हाँ एक गली मुड़े देखो। पवन पवन डेरी। हाँ पवन डेरी हूँ, आगे निकलने के बाद एक गली निकले। नहीं नहीं बा नहीं, बात तो आगे उड़ गई भी पहला एक गली और है। हाँ 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 इकरार एक दो तीसरो नंबर मकान है, गेट है ब्राउन कलर को, बड़ो गेट लग रहा है इनली से। ठीक। तो आपको यहां से विश्व के पूरा हो रहा है एक्सपोर्ट सही है। हेलो हेलो। हाँ एक सेकंड में आऊं, बारी आऊं। ये कट हो जाएगा तो एक सेकंड में उनको लेके आ रहा हूं। कट हो जाएगा तो ये बीच में पहले भी एक बार फोन आता है। एक बार कर लिया तो करने पड़ेगा, करने पड़ेगा। हाँ। कितनी मिनट की रहेगी? थोड़ी और से हो रही है, हो जाएगी। तो आगे बात करते हैं अपने जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड ऑफ इंडिया। यहां से आपके लगभग मान के चलना 18 से 20 क्वेश्चन भारत के और विश्व के पूछे जाएंगे। जैसे विश्व के घास के मैदान है, विश्व के महाद्वीप है, विश्व के महासागर है ना, और जैसे विश्व के जल प्रपात है, विश्व की नदियां हैं, भारत का भौतिक प्रदेश है ना। यहां से आपको प्रश्न देखने को लगभग 18 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद एजुकेशन साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान को आप पढ़ने की बजाय उस शिक्षा मनोविज्ञान को अपने ऊपर लेकर प्रश्न करोगे तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा और प्रश्न सही हो जाएंगे। और शिक्षा मनोविज्ञान के बेसिक क्वेश्चन अपने को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, क्योंकि इतने डीपली प्रश्न थर्ड ग्रेड के अंदर नहीं आते। प्रश्न कई प्रश्न थोड़े उलझे हुए आएंगे, लेकिन ज्यादातर प्रश्न है वो बेसिक प्रश्नों को ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के लिए आप एक अच्छी सी पुस्तक लाके पढ़ सकते हो। किसी का अगर आपने कोर्स ले रखा है तो वहां से भी आप पढ़ सकते हो। तो शिक्षा में जो जहां तक मैंने पढ़ा है, मैंने जैसे पुस्तक पढ़ी है, जैसे
सिखवाल की बुक है, वो भी अच्छी पुस्तक, वहां से आप पढ़ सकते हो सिखवाल की बुक को भी। और अगर आपके पास कोई दूसरी किताब है तो शिक्षा मनोविज्ञान वहां से भी पढ़ सकते हो। अवनीक पुस्तक, अवनीक धीर सिंह दबाई सर, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, वहां से भी पढ़ सकते हो, इस पुस्तक से भी आप पढ़ सकते हो। बाकी किताबों के ऊपर ज्यादा फोकस रख के आप पढ़ाई करोगे तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद अब बात करते हैं कि हमें किस तरह इस पार्ट को तैयार करना है। तो इस पार्ट के लिए आप डेली, अगर आप ज्योग्राफी 1 घंटा पढ़ते हैं, अपने मान लें कि अपने 1 घंटा ज्योग्राफी में ध्यान से पढ़ते हैं। ज्योग्राफी के बाद जैसे कल्चर अपने को पढ़नी है, कल्चर 1 घंटा सुबह का अगर रूटीन, जिस तरह मैं बता रहा हूं आपको, अगर पढ़ना है तो जैसे सुबह 6 बजे का रूटीन अगर शुरू करते हैं तो 6 से 7 अपनी ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, और उसके बाद 10-15 मिनट का गैप लेके आप ये अपना कल्चर स्टार्ट कर सकते हो। तो 2 से 2.5 घंटे अगर आप इन सब्जेक्टों को टाइम दोगे, उसके बाद अपने को जैसे 9 बजे तक आप नहा धो के नाश्ता वगैरह करके उसके बाद दोबारा बैठोगे, तब आप एक बार ये जो सेकंड पेपर है इसको रीडिंग करिए। सेकंड पेपर में अपने को ज्यादा ध्यान रखना है, सेकंड पेपर को टाइम ज्यादा देना है, फर्स्ट पेपर का थोड़ा टाइम कम मिलना है। तो इसमें 2 घंटे इसके हो गए। करंट अफेयर को डेली नहीं पढ़ना। करंट अफेयर जैसे अपने को लास्ट में अपने 10 या 15 दिन रहते हैं तब अपने करंट अफेयर, अभी अपने को करंट अफेयर नहीं पढ़ना। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड ऑफ इंडिया, इसको डेली 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका पार्ट बहुत 20 क्वेश्चन मान के चलो, 20 क्वेश्चन आएंगे, तो इसको अपने लूसेंट की बुक आती है उससे अपने को अच्छे से तैयार हो जाएगी और वहां से प्रश्न भी मुश्किल से बाहर जाएगा। तो लूसेंट से अगर आपको एक मैं बुक सजेस्ट करूं तो आप लूसेंट नामक पुस्तक आती है, वहां से आप इस चीज को तैयार अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद एजुकेशन साइकोलॉजी, इसको आपको डेली 1 से 1.5 घंटा पढ़ना है। साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, 20 क्वेश्चन बहुत होते हैं, 20 क्वेश्चन आपको कहां से कहां लेके चले जाएंगे ये आप मान के चलो। सेकंड ग्रेड के अंदर साइकोलॉजी के अंदर लोग फेल हो गए, प्रश्न आए नहीं, तो साइकोलॉजी को अपने आप में रोल अदा करेगी। तो ये साइकोलॉजी और ये 2 पार्ट है, इस पे ज्यादा ध्यान रखकर अपने को तैयारी करनी। ये राजस्थान का है, राजस्थान में तो लोगों को लगभग सभी बराबर चलते हैं, पिछड़ेंगे। अगर आपको आगे निकालने वाले सब्जेक्ट है फर्स्ट पेपर के अंदर, तो मैं बात करूं जनरल नॉलेज वर्ल्ड ऑफ इंडिया और एजुकेशन साइकोलॉजी। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए 1-1, 1.5 घंटा डेली पढ़ते हुए, मतलब कहने का मतलब है इस फर्स्ट पेपर को आप डेली से 4 से 5 घंटे भी पढ़ोगे ना, तो आपका अच्छा सा फर्स्ट पेपर निकल जाएगा और अच्छे नंबर से आप पास हो जाओगे। उसके बाद बात करते हैं अपने सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर भी 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का होगा। पहला पेपर भी 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का होगा। उसमें नेगेटिव मार्किंग है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। हमें ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव मार्किंग से बचना है। अब सेकंड पेपर आता है सब्जेक्ट का, लाइब्रेरी सब्जेक्ट का। इसके अंदर लाइब्रेरी सब्जेक्ट वही है, 40% लानी जरूरी है, 5% SC और ST वालों को छूट दी गई है। अगर हम बात करें तो पेपर में, इस सेकंड पेपर के अंदर इसका सिलेबस बहुत छोटा है, लेकिन पिछले 2022 का पेपर देखें तो उसमें देखें कि आपके पहली यूनिट से भी प्रश्न पूछे गए, थर्ड यूनिट से भी प्रश्न पूछे गए, चौथी यूनिट से भी प्रश्न पूछे गए और 5वीं यूनिट से भी प्रश्न पूछे गए। यहां जिक्र नहीं है उन यूनिटों का। तो उन यूनिटों के अपने बेसिक क्वेश्चन है, जो ऊपर की सी बातें हैं वो अपने को ध्यान रखनी। भारत के अंदर पुस्तकालय विज्ञान की शुरुआत किसने की थी, किसको जनक कहा जाता है, कहाँ पे पहला पुस्तकालय विज्ञान, कहाँ लाइब्रेरी खोली गई थी, है ना, ये सब चीजें, पहला भारत का कौन पुस्तकालय अध्यक्ष था, है ना। तो ये सारे प्रश्न अपने को देखने हैं, पहली यूनिट से हो गए। फिर मैनेजमेंट के प्रश्न हो गए। उसके बाद अपने अगर थर्ड यूनिट की मैनेजमेंट हो गई, थर्ड यूनिट में शायद अपने टॉपिक लगता है, थर्ड यूनिट का एक टॉपिक है, थर्ड यूनिट वाली अभी ध्यान में नहीं आ रहा, तो थर्ड यूनिट भी अपने को देखनी है। फोर्थ यूनिट 5वीं यूनिट है कंप्यूटर वाली, तो वो सारी चीजें अपने को देखनी है। थर्ड यूनिट शायद मैनेजमेंट की है, और चौथी यूनिट है वो पुस्तकालय के प्रबंधन से संबंधित है, वो चौथी यूनिट है। अपने 5 यूनिट अपने को ऊपर के क्वेश्चन अपने को तैयार करके जाने हैं। तो मेरा मानना है कि इन 5-4 यूनिट से आपको जो ध्यान दी नहीं है, वहां आपको कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन वहां देखने को मिलेंगे। तो वो 30-35 क्वेश्चन अपने को तैयार करके जाने। उसके बाद जो सेकंड यूनिट अपनी, जो अपने पुस्तकालय वर्गीकरण से संबंधित है ना, इंडेक्सिंग है, इसके अंदर अंकन है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो इसमें देखो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान संगठन, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, मतलब विषय निर्माण की विधियां हैं वो पढ़नी पड़ेगी। डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट, विषय कौन कौन कितने प्रकार होते हैं वो पढ़ना पड़ेगा। यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट एंड मैप्ड,
डिफरेंट स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन के जो मैप है, मैपिंग अपने को तैयार करनी पड़ेगी। सीसी है, डीडीसी है, यूडीसी है, कब कौन सी आई थी, इनको अपने को ध्यान में रखकर पढ़ना है। तो ये जो है ये एक दिन का काम है। अगर आपने बुक्स ला रखी है, जैसे बुक्स आप वीएमओ की बुक है, इग्नू की बुक से आप पढ़ सकते हो, अपने लाइब्रेरी के बुक आती है अमित किशोर की, उसको उसमें भी अच्छा खासा दे रखा है, तो वहां से भी आप तैयार कर सकते हो। उसके बाद अगर बात करें बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर कैटालॉग पर्पज, कैटालॉग के क्या उद्देश्य होते हैं, स्ट्रक्चर एंड टाइप, फिजिकल फॉर्म इंक्लूडिंग ओपेक फिलिंग रूल, ओपेक के क्या नियम है उसको पढ़ना है। नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग, यानी कैटलॉगिंग कौन कौन से नियम है उसको पढ़ना है। ओवरव्यू ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस इन डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन, करंट ट्रेंड्स, स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्शन एंड एक्सचेंज, स्टैंडर्ड को ऑफ कैटलॉगिंग, कोड कैटलॉगिंग क्या कोड है, मतलब ये एक एक पॉइंट है, ज्यादा ये पॉइंट है वो इसके अंदर बहुत कम समय में अपने को तैयार करने हैं। और इन बिंदुओं को ये जो जो पहला और दूसरा जो भाग है ये बहुत अच्छे से तैयार करके जाने। यहां से निश्चित तौर पे ये दो भाग है वो 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखे जाएंगे, तो ये चीजें आसानी से याद भी हो सकती है, अपने 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी। इसमें अपने को टाइम ज्यादा लगाना है। इसमें अगर अपने अच्छे से तैयारी कर रखी है तो अब अपने का काम, अपने पुराने पेपर को सोल्व कर सकते हैं, किसी कोई टीचर से की सहायता ले सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई टीचर की आप सहायता ले सकते हैं, उस वहां से पढ़ सकते हैं, बुक से पढ़ सकते हैं। बाकी मेरा ये सजेशन है कि आप ज्यादा से ज्यादा बुकों से पढ़िए। उसके बाद मेथड ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, जर्नल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन एंड देयर एप्लीकेशन, स्पीसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण के उद्देश्य, वर्गीकरण मतलब वर्गीकरण, सीसी है, डीडीसी है, ये पढ़नी है, इंडेक्सिंग पढ़नी है, अंकन पढ़ना है, ये बहुत सारी चीजें अपने को टेबलें याद करनी है। तो यहाँ आपको मतलब प्रैक्टिकल पूरा आना चाहिए। अब प्रैक्टिकल में सीसी में प्रैक्टिकल की क्या क्या चीजें हैं उसको याद करना, डीडीसी की टेबलें याद करनी, डीडीसी का जनक कौन है, सीसी का जनक कौन है, कब इसने सीसी का निर्माण किया, डीडीसी का निर्माण किसने किया, कब इसका निर्माण हुआ, भारत की पद्धति कौन सी है, विदेशी पद्धति कौन सी है, तो ये सारी चीजें अपने को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। तो इस चीज ये अगर मैं मानता हूं कि अगर लाइब्रेरियन का कोर्स अगर आप पढ़ते हो ना तो 1 महीने के अंदर एक बार इसको आराम से पढ़ सकते हो। बहुत छोटा सिलेबस है, आराम से धीरे धीरे अगर आप, मेरे को लगता है कि कुछ बच्चे तो बहुत अच्छी तैयारी में है और कुछ लोग तैयारी में लगे हुए हैं और कुछ अब करेंगे, तो अभी भी अगर आप तैयारी शुरू करोगे तो भी बहुत अच्छा आप लाइब्रेरी के अंदर कर सकते हो। और ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें कंपटीशन ना मत, फॉर्म तो जैसे अपने 80-85 हजार भरे गए हो, लेकिन इसमें कंपटीशन ना मात्र का इसमें, क्योंकि हर किसी से ये इतना तैयार नहीं होता। अगर जिसने तैयारी कर रखी है उसको तो अब क्या करना है, इसको आराम से पढ़ते जाना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालते जाना है, तो आप इसमें लाइब्रेरियन के अंदर अच्छा कर सकते हो। और ध्यान में ये रखना है अपने नेगेटिव मार्किंग से बचना है, और प्रथम उद्देश्य ये होना चाहिए अपने 40-40% दोनों में आना चाहिए। उसके बाद अभी मेरिट का कोई डिसीजन, लोग बता रहे हैं इतनी कट ऑफ जाएगी, ये पिछले, मैं पेपर से पहले कोई कट ऑफ नहीं बताने वाला। पेपर कैसा है, अब सेकंड ग्रेड का पेपर लोग पहले ही बता रहे थे कि 150 क्वेश्चन होंगे तभी सिलेक्शन होगा, अब सेकंड ग्रेड का पेपर होने के बाद 100 क्वेश्चन मेरिट नहीं की, तो ये पेपर डिपेंड करेगा कि आपकी मेरिट कितनी जाएगी। पेपर अगर स्टैंडर्ड का होगा तो मेरिट कम जाएगी, पेपर थोड़ा हल्का हो गया तो मेरिट थोड़ी ऊपर चली जाएगी। तो ये मेरिट का पेपर होने के बाद अपने डिस्कशन करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपके सिलेबस के बारे में बता रहा हूं, तो इतना सिलेबस है, इसको अच्छे से पढ़ते जाना है, हर एक चीज को अच्छे से तैयार करनी है, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। खाली एक चीज को लेके बैठने से हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो सिलेक्शन के लिए ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी और आपके अंदर जिद और जुनून होना चाहिए कि मेरे को लाइब्रेरियन बनना है, और आप अपना और अपने घर वालों का सपना क्या कर सकते हो, साकार कर सकते हो। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद। वो क्या भाई मैंने करना है।
करो उस दिन थे मना आज मन होकर मैं कंप्लीट तो वो नहीं कंप्लीट हो गया। आप सर लोकल यहीं से हो? हाँ लोकल खजोले से हो। तो 25 साल यही रहते खजोले में। अच्छा यही